Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. Students, welcome to SGY online classes. आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का. Yes, and the chapter name is Study of D block and F block elements. D और F block तत्वों का अध्ययन. क्या अध्ययन करना है, क्या कुछ है इस चैप्टर में, वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को. लेकिन आपको पता है कि ड्यू टू कोरोना सिलेबस में बहुत सारी चीजों में हो गई है कमी, सिलेबस को कर दिया गया रिड्यूस, तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें कर दी गई हैं कम. रिएक्शन वाला जो पोर्शन था वो पूरी तरीके से हटा दिया गया यहाँ पर. अब केवल और केवल थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ से बचा हुआ है. हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन जो आता है आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से कि डी ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इनकी स्थिति क्या है, आवर्त सारणी में कहां रखे गए हैं ये तत्व, इन तत्वों की कुल संख्या कितनी है और क्या है इनके प्रमुख लक्षण. एग्जैक्टली पहला क्वेश्चन जो आपसे आएगा, जो आपसे पूछा जाएगा, कम से कम 2 मार्क्स में, कम से कम ऑब्जेक्टिव में और कम से कम आपका वेरी शॉर्ट में भी ये क्वेश्चंस आते हैं. तो एग्जैक्टली ये जो पहला क्वेश्चन है वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. क्या क्या चीजें यहां से पूछी जाती हैं आपसे, वो आपसे पूछा जाएगा. क्वेश्चन जो रहेगा कुछ इस तरीके से कि डी ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, अथवा डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, अथवा डी ब्लॉक तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा डी ब्लॉक तत्वों की कुल संख्या कितनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पोजीशन क्या है डी ब्लॉक तत्वों की, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे. तो चलिए बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए बेटा देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जैसे बात की जा रही है, तो परिभाषा की जब बात करनी होगी ना, बहुत छोटी सी इजी सी डेफिनेशन है. कह रहे हैं कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो आपको परिभाषा बतानी है कि ऐसे तत्व जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाली कक्षा में जो होते हैं. आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है, आप जानते हैं, आपने देखा हुआ है. तो आपको परिभाषा में बताना है कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलिए या अंतिम इलेक्ट्रॉन बोलिए, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं. कोई भी परिभाषा आएगी, किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आपको यही बताना होगा. भाई अगर वो बोलेंगे एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो आप बोलिए ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करते हैं, एस ब्लॉक के तत्व. पी में प्रवेश करते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो पी ब्लॉक के तत्व. एफ में प्रवेश करते हैं तो एफ ब्लॉक के तत्व. फिलहाल आपका क्वेश्चन डी ब्लॉक का तत्व. तो डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा क्या, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेगा बेटा, यस वेरी गुड, डी ब्लॉक में. ठीक है ना. तो आप यहां पर लिखते हैं, मैं शॉर्ट में आपको डेफिनेशन दे रहा हूं. अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, कहां पर प्रवेश करता है, डी उपकोष में. ठीक, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो कई बार बताया जाता है n-1d, तो आप ऐसे भी बता सकते हो. इट्स नॉट अ बिगेस्ट इशू. छोटा सा पॉइंट है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे. ठीक है. तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में, डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं. एक परिभाषा आपकी क्लियर हो गई है, आपको पॉइंट समझ में आ गया है. चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इनकी आवर्त सारणी में स्थिति कहाँ है, कहाँ रखा गया है इन्हें आवर्त सारणी में. तो चलिए देखेंगे. आप स्थिति के बारे में जब बात होती है तो स्थिति के लिए कहा जाता है कि आवर्त सारणी में इनकी जो स्थिति है उसे रखा गया है एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में. टेबल जब आप देखोगे, एग्जैक्टली मैं आपको बता दे रहा हूं, पीरियोडिक टेबल आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, देखा है सभी ने. सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है वो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है. ये दोनों कॉलम आपके एफ ब्लॉक के लिए हैं. और चलिए ऊपर बात करते हैं जब आप टेबल की, तो स्टार्टिंग में आपको 2 कॉलम मिलते हैं, वो दोनों हैं आपके एस ब्लॉक के. लास्ट में आपको 6 कॉलम मिलते हैं, वो हैं आपके लिए पी ब्लॉक के. और जब आप बीच में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 10 कॉलम मिलते हैं, वो हैं आपके डी ब्लॉक के. ठीक, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं.
तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको इतनी बात बताई गई है। यहाँ से देख करके आप जान सकते हैं अब इनकी स्थिति कहाँ है। स्थिति की बात जब आप करिएगा तो स्थिति में आपको बताया जा रहा है कि ये जो एलिमेंट हैं इनको कहाँ रखा गया है, एस और पी ब्लॉक के बीच में। डी ब्लॉक तत्वों को कहाँ रखा गया बेटा, एस और पी ब्लॉक के बीच में। ये तत्व रखे गए हैं एस और पी ब्लॉक के बीच में। इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसलिए संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि ये संक्रमित होते हैं S और P से। मतलब संक्रमित होने का मतलब क्या है, संक्रमित होने का मतलब है कि ये जो तत्व हैं इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं S और P ब्लॉक के समान। थोड़ी सी प्रॉपर्टी S ब्लॉक के जैसे देते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी P ब्लॉक के जैसे देते हैं और खुद उनकी कुछ खुद की भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे हम लोग तत्वों की स्थिति क्या रहेगी, डी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति आवर्त सारणी में कहाँ इसे रखा गया है, कहाँ नहीं रखा गया। तो आपको आवर्त सारणी बना करके मैंने बता दिया कि भाई एस ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं, उनके बीच में रखा गया है किसे, डी ब्लॉक के तत्व। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, डी ब्लॉक तत्वों के कॉलम जो आपको मिलेंगे, वर्ग जो मिलेंगे, उनकी संख्या होती है 10। और ऐसे ही जब आप देखते हो एस ब्लॉक तत्व, तो एस ब्लॉक में आपको मिलते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। वर्ग की बात करेंगे, यहाँ पर 2 ग्रुप मिलते हैं, यहाँ पर 10 मिलते हैं कॉलम, ऐसे ही यहाँ पर आपको 6 कॉलम मिलते हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से आपको याद रखना होता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों की ये तो हमें बात पता लगी, 10 कॉलम होते हैं, बीच में रखा गया है। क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है, पूछा जाता है कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अलग से स्पेशली क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो भाई संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं, संक्रमण, संक्रमण वर्ड आया है संक्रमित होने से। चलिए एक एग्जाम्पल, जैसे आप जानते हैं कुछ रोग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं ना, संक्रामक रोग। तो भाई संक्रामक रोग कौन से होते हैं, संक्रामक रोग जैसे जुकाम वगैरह होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है वाली बीमारी। किसी दूसरे को जुकाम है, अगर उसका किसी के साथ में बैठ गया बंदा और उसकी इम्यूनिटी पावर कम है, तो आप देखते हो जनरली ऐसा होता है कि वो जुकाम दूसरे में भी हो जाता है। एग्जैक्टली ये कौन सा हुआ, संक्रामक रोग। मींस क्या हुआ कि इस बंदे की प्रॉपर्टी दूसरे वाले बंदे में आ गई। अब यही बात यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें रखा गया है बीच में, किसके बीच में, एस और पी के, एस और पी के बीच में रखा गया है ना डी ब्लॉक तत्वों को। तो भैया होता ये है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक के तत्वों के समान मिलती जुलती होती है, पूरी नहीं होती है। वर्ड यूज होगा यहाँ पर, एस और पी के तत्वों के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनसे मिलती जुलती प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दे कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें एस और पी के बीच में रखा गया है। ये एस और पी के समान ही कुछ गुणों को प्रदर्शित करते हैं। बस केवल इतना आपको एक लाइन लिखना होता है। अब स्थिति एग्जैक्टली आप क्या बताओगे, एक तो आप ये बोल दो कि एस और पी के बीच में रखा गया, ये पॉइंट हुआ। अब दूसरी आपको एक और जो स्थिति लिखने की जब बात आती है तो कॉलम वाइज आप इनको लिखते हो, थर्ड बी से 8 तक, तथा फिर लास्ट में आपको मिलते हैं 2 कॉलम और, फर्स्ट बी व सेकंड बी। तो ऐसे आपको टोटल नंबर ऑफ 10 कॉलम्स मिल जाते हैं, जो मैंने बताया ना 10 कॉलम है। थर्ड बी से स्टार्ट होगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, देन उसके बाद में 8 8 8 8 8 में 3 कॉलम है। 8 में कितने कॉलम है, ये 3 लाइनें दिख रही ना, 3 डंडी, दैट मीन 8 में आपको 3 कॉलम मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मिलता है फर्स्ट बी और सेकंड बी। टोटल कितने कॉलम है, 10 कॉलम है। एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है। तो चलिए याद कर लेंगे, अभी कुल संक्रमण तत्वों की संख्या है 40। टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं, 40 हैं। पॉइंट इज क्लियर और नॉट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उनकी परिभाषा पढ़ी। परिभाषा के बाद में आपने जाना है कि इनकी स्थिति क्या होती है, वो जान लिया। इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं वो जान लिया। आवर्त सारणी में कहाँ कैसे रखे गए ये भी जान लिया। एग्जैक्ट स्थिति क्या लिखनी वो भी जान लिया। टोटल तत्व हैं कितने ये भी आपने जान लिया है। अब इसके बाद में आपका पॉइंट है वो आता है कि संक्रमण तत्व के प्रमुख लक्षण लिखें। तो भाई प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, अब हमें करना है वो पॉइंट डिस्कस। ओके, प्रमुख लक्षण। तो भाई अगर प्रमुख लक्षणों की हम लोग बात करते हैं तो वैसे तो ये सारी चीजें मैं आपको रिटन नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको एक एक चीजें रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। आज हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जब आपको रिटन में मिलेगा आप लिख रहे होगे अपनी कॉपी में तो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज आपको सीखना है, सीख लीजिए। ओके, तो प्रमुख लक्षण, सबसे पहली बात तो जितने भी डी ब्लॉक के तत्व है ना बेटा वो सारी की सारी धातुएं हैं। ओके, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सभी धातुएं हैं।
अब मेटल्स की बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये जो धातुएं हैं, इनमें क्या स्पेसिफिक होता है। तो भाई अगर धातुएं हैं तो इनमें धात्विक लक्षण होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब इसके बाद इन्हीं धात्विक लक्षण के बाद में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ये सभी धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये सभी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। अब एक बहुत ही खास बात की जब आप बात करते हो तो बहुत ही खास बात यहाँ पर जो आती है इन डी ब्लॉक के तत्वों के लिए, वो ये होती है कि ये सभी मिश्र धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे आपको मिलता है पीतल, तो पीतल आपको मिलता है किसे? कॉपर और जिंक जब मिल जाता है तो क्या बनता है? पीतल बनता है। ठीक, तो ये सारे क्या बनाते हैं? मिश्र धातुएं बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एलॉयज बनाते हैं। नेक्स्ट, इसी के बाद आप अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट है आपका कि ये तत्व परिवर्ती संयोजकता तथा परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ओके बेटा, पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, स्पेसिफिक से पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ प्रमुख लक्षण की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, सारे धातुएं क्या हैं? सारे के सारे धातुएं हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में अगला पॉइंट आपका, ये मिश्र धातु होती हैं, मिश्र धातु बना लेते हैं। एक्टिव मेटल्स जो मिलते हैं उनके साथ में मिलकर के ये सब मिश्र धातु बना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे दिया गया। ओके, ये आपसे एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक तत्व से आप क्या समझते हैं, कोई प्रमुख 4 लक्षण लिखिए, तो 4 लक्षण पूछे जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऐसे ही आपको लिखना होगा। 3 प्रॉपर्टी आपने देखी, तीसरी वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं। आप हमको एक टिप्पणी लिख करके दीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए इन्हीं के बाद और देखते हैं, प्रमुख लक्षणों में कुछ और भी बहुत सारे लक्षण हैं, वो भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रमुख लक्षण की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में आपको बताया जाता है ये सारे के सारे तत्व उत्प्रेरकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरकीय लक्षण प्रदर्शित करने का मतलब क्या है? ये और इनके यौगिक, जैसे आपने बहुत सारे रिएक्शंस में देखा होगा कि कॉपर आपका यूज होता है, निकल आपका यूज होता है, और जितने भी कैटलिस्ट यूज होते हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबल या तो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे या डी ब्लॉक एलिमेंट के कोई कंपाउंड होंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट भी यूज होते हैं बट मोस्ट प्रोबेबल डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं। अब क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि ये तो उत्प्रेरकीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, सीखेंगे, जानेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब। फिलहाल के लिए आपका प्रमुख लक्षण में पॉइंट है ये सभी तत्व क्या प्रदर्शित करते हैं? उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण या लक्षण, कुछ भी बोलिएगा, प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तत्व और इनके यौगिक भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं ना, कॉपर मिलता है एज अ कैटलिस्ट, Na मिलता है एज अ कैटलिस्ट, बहुत सारे रिएक्शन जो CuO, NiO, ये आपको एज अ कैटलिस्ट मिलता है। आपने देखा होगा Cr2O3 बहुत जगह एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो बहुत सारे कंपाउंड आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मिलते हैं एज अ कैटलिस्ट, उत्प्रेरकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे खास बात की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो ये जो स्टार लगा रहा हूं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इन पर अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग से इन पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपसे आता है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये सभी तत्व रंगीन यौगिक या फिर आयन बनाते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि ये रंगीन तत्व क्यों बनाते हैं, ये यौगिक रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, ऐसा क्या है इन तत्वों में खास, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। और एक क्वेश्चन, एक और पॉइंट वो फिर से इंपॉर्टेंट है, फर्दर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि ये जो तत्व है ना डी ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं ये सारे के सारे एलिमेंट बनाते हैं बेटा। आप देखिए यहाँ पर आपको बता रहे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आयन मतलब संकुल आयन, जटिल आयन। ठीक है, ये सभी तत्व जटिल या फिर उसी को बोलते हैं संकुल आयन अथवा यौगिक बनाते हैं। अब संकुल आयन बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत पॉपुलर देखा हुआ है, अब Fe आपका जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अभी हम लोग देखेंगे।
ठीक है, कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे है। तो ये आपने आयन देखा होगा, और जैसे आप कंपाउंड देखोगे तुरंत पहचान जाओगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? K4FeCN6 इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ये उसी का संकुलायन है। ये आपको एग्जांपल दिया गया संकुलायन की। तो ऐसे आपसे 4 लक्षण पूछे जाते हैं कि भाई 4 लक्षण बताइए, कौन कौन से 4 लक्षण है, कोई भी प्रमुख लक्षण बता दिए। तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, संकुल आयन बनाते हैं, इसके बाद में उत्प्रेरकीय गुण होता है इनमें, और ये सभी धातुएं हैं, है ना। ये सारी चीजें आपने बताई हुई है, मिश्र धातु बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अभी थोड़े थोड़े हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो भाई जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करोगे तो वो आपका सिंपल सा पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रवेश करते हैं। n-1d उपकोष क्या है, कैसे प्रवेश करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे जैसे जैसे टॉपिक में बढ़ते जाएंगे वहां पर सीखते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अभी इसको जल्दी से नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो आता है 3 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जनरली। तो क्वेश्चन कैसे आता है, कहते हैं कि प्रथम श्रेणी के जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें आपको उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज बतानी है। वो प्रॉपर्टीज जो आपको आगे दी जाएंगी, स्पेसिफिकली जो पूछते हैं वही प्रॉपर्टीज आपको बतानी होती हैं, हेडिंग वाइज उनको लिखना होता है। और जनरली आपसे पूछते हैं कि भाई प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर करके दिखाइए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको लिखकर दिया जा रहा है कि प्रथम श्रेणी संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, इनके निम्नलिखित गुणों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाइए। ओके, तो इनके निम्नलिखित गुणों को कौन कौन से वो गुण हैं, जैसे आपको गुणों के बारे में बताया जा रहा है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आणविक त्रिज्या क्या होती है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। वैसे ही आपको एक और प्रॉपर्टी बताई जा रही है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वहीं आपको मिल रहा है रंगीन यौगिक के बारे में, रंगीन यौगिक कौन से होते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या कारण है। वैसे ही उनकी चुंबकीय प्रकृति, डी ब्लॉक तत्वों में आपको उनकी चुंबकीय प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन केवल 3D सीरीज के बारे में बात करनी होगी। ऐसे ही उत्प्रेरकीय लक्षण के बारे में पूछा जाता है, अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। बहुत सारी चीजें अलग अलग पढ़ने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन से कि प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व के बारे में हमें पढ़ना है, पूछा जा रहा है। लेकिन भैया सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व क्या होते हैं। अब ये प्रथम श्रेणी कहां से आ गया, अभी तक आपको आवर्त सारणी में जो पढ़ने को मिला, जो मैंने बताया, वो केवल हमने पॉइंट इतना बताया हुआ है आपसे कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, उन्हें कहाँ रखा गया है, उनकी स्थिति क्या है, ये सारी चीजें आपने जानी। क्या है उनकी टोटल संख्या, वो चीजें आपने जानी। तो अभी आपकी नेक्स्ट हेडिंग है जो वो है डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण। बेटा क्या है, अगली हेडिंग आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का हम लोगों को करना है वर्गीकरण। वर्गीकरण में आपको ये बात बताई जाती है कि इसे डिवाइड किया गया है बेटा कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। एक होता है 3D सीरीज एलिमेंट, नेक्स्ट ऐसे ही आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाएंगे। 4D सीरीज एलिमेंट, 5D सीरीज एलिमेंट एंड 6D सीरीज एलिमेंट्स। 3D श्रेणी के तत्व, 4D श्रेणी के तत्व, 5D 6D श्रेणी के तत्व। इसी के साथ जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमको ये बताया भी जाता है कि ये जो 3D होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व ऐसे ही आप समझ पाएंगे। अगला हो जाएगा आपका द्वितीय, नेक्स्ट हो जाएगा तृतीय एंड फर्दर हो जाएगा आपका चतुर्थ। तो ये तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ की बात हुई, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके सिलेबस में है केवल और केवल प्रथम श्रेणी, जो इसी को आपको पढ़ना है, जो कि कही जाती है 3D के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3D श्रेणी के बारे में। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि वर्गीकरण में आप जो लाइन लिखते हैं जो बताते हैं किस आधार पर वर्गीकरण किया गया, तो ये वर्गीकरण हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक है ना। आधार क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश कर रहे थे उसी के बिहाफ पर उनको बता दिया गया। जैसे 3D आपके सिलेबस में, तो चलिए इसकी परिभाषा भी लिखनी पड़ती है, आपको पूछा जाएगा परिभाषा 3D पूछा गया ना, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से आप क्या समझते हैं, मतलब परिभाषा बताइए। तो आपको यह कहना है कि डी ब्लॉक के वे तत्व या फिर ऐसे संक्रमण तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन
3D उपकोष में प्रवेश करते हैं। डायरेक्ट बोलिएगा 3D उपकोष में। ऐसे संक्रमण तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसे प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। ऐसे ही अगली परिभाषा, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश कर रहे हैं कहाँ? 4D सीरीज में, तो वो 4D सीरीज एलिमेंट हो जाएंगे। 5D में मिल रहा है तो 5D सीरीज हो जाएगा, 6D में मिल रहा है तो 6D एलिमेंट हो जाएगा। काम की बात सुनिए, काम की बात ये है कि ईच सीरीज हैविंग 10 एलिमेंट्स, जितनी भी सीरीज है चारों, इन चारों सीरीज में 10 तत्व रखे गए हैं। 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें और 10 इसमें। मैंने कहा था ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटा? 40। 40 तत्व हैं तो 40 तत्व ऐसे ही हैं। 10 इसमें है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, तो सभी में 10 रखे गए हैं तत्व। अब वो कौन कौन से, तो चलो देख लेते हैं उनको भी हम लोग एक बारी जल्दी से, कि 3D में आपको कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, 4D में आपको कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, 5D में क्या है और 6D में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक, तो चलो भाई देखते हैं। यहाँ पर जो 10 तत्व रखे गए हैं वो स्कैंडियम से लेकर के Sc21 से लेकर के आपको मिलता है Zn तक। ठीक, ऐसे ही आप देखिएगा 4D में आपको जो एलिमेंट रख करके दिया गया है वो आपको मिलता है यट्रियम Y39 से कैडमियम 48 तक। नेक्स्ट फर्दर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक एलिमेंट मिलता है लैंथेनाइट से, एक एलिमेंट मिलता है एक्टिनाइट से। ये La आपका लैंथेनम, इसका हो गया 57 और इसका हो गया 89, तथा जो कंटिन्यूसली आपको मिल रहा है एलिमेंट वो मिलता है यहाँ पर आपको बताया जाता है La57 RF104 से CN112 तक, और यहाँ पर रखा गया है HF72 से HG80 तक। 21, 30 ये जो नंबर लिखे गए हैं ये नंबर है इनका परमाणु क्रमांक तत्वों का। ठीक है, स्कैंडियम से जिंक तक 10 तत्व रखे गए हैं, यूट्रियम से लेकर के CD तक 48, ये भी आपको 10 तत्व। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपको मिल रहा है सभी सीरीज में 10 तत्व रखे गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे डेफिनेशन आएगी ना कि प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, परिभाषा बताइए। 3D सीरीज से आप क्या समझते हैं, परिभाषा बताइए। कुछ मत बताइए तो वर्गीकरण कीजिए डी ब्लॉक तत्वों का। तो डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है किस आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया, 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज एलिमेंट में। क्या होती है परिभाषा? एक जानेंगे, दूसरी अपने आप से आप याद करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो 3D की परिभाषा, प्रथम संक्रमण श्रेणी की परिभाषा, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के 3D उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें 3D सीरीज एलिमेंट कहते हैं। इसे प्रथम श्रेणी संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसमें कुल तत्वों की संख्या 10 है। यहाँ पर स्कैंडियम 21 से रखे गए हैं जिंक 30 तक के 10 तत्वों को। ठीक है ना, आपको ऐसे ये लैंग्वेज लिखना होता है, केवल इतना बताना होता है। मैंने आपको टोटल सारी सीरीज के बारे में बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन में, क्योंकि हमें केवल 3D के बारे में पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है तो क्या करना है आपको? उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आप इसको नोट डाउन करिएगा जल्दी से। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा दे रहा हूं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है हमें 3D सीरीज का। आप सबसे ऊपर एक हेडिंग लिखते हैं 3D सीरीज के तत्वों के कुछ प्रमुख गुण। ठीक है ना, 3D संक्रमण श्रेणी, या फिर आप लिखिएगा प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के प्रमुख गुण, ऐसे आपको हेडिंग लिखनी होती है। तो उन प्रमुख गुणों में पहला गुण है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो भाई सभी को करना आता है। इलेक्ट्रॉन सभी को याद होंगे, ये सब एलिमेंट्स सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फी, कोई नहीं कुछ जाने। ओके, सो हियर कम्स These are 10 elements. साइंस टीचर वेरी क्रूड, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। ये रहे आपके पूरे एलिमेंट। आप देखोगे तो 21, 22 ऐसे आप पूरे नंबर लिख लीजिएगा, लास्ट में 30 आ जाएगा।
ठीक है। तो चलिए भाई, ये तो क्लास 10th में 9th में ये आपको सिखा दिया गया था, नहीं तो आपको 11th में तो पढ़ने को मिल ही चुका है। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ओके, 4s2 3d1 ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे ही आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, एग्जैक्टली कॉमन होगा। अब देखो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, लेकिन आपको अंडरलाइन नहीं करना है, आपको एज इट इज चलना है। ये क्या हो जाएगा 4s2 3d2। आपको अपने एग्जाम में सब पूरा कॉमनली एक साथ लिखना होता है। ये जो हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं, आपको ये काम नहीं करना है। 3d3 4, कुछ एक कम हो गया बेटा, एक वी छूट गया। चलो इसी में स्पेस बना देता हूं। साइंस टीचर वेरी क्रूर, हाँ यहाँ पर स्पेस बना दे रहा हूँ, देख लेना और लिखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। साइंस टीचर वेरी क्रूर मांगे फीस। ओके, ये रहा 22 23 24 और 25, ये तो इनका एटॉमिक नंबर। चलो भाई देखते हैं जल्दी जल्दी क्या लिखेंगे। 1s2 कहाँ तक जाएगा 4s2 3d3, एग्जैक्टली 1s2 4s2 3d4। और अब यहाँ पर एक काम की बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको एक पॉइंट बताया गया था कि लास्ट में कभी भी आपको d4 और d9 नहीं मिलता है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। ऐसे ही इसका आप कर रहे हो तो क्या आएगा 4s1, ये तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा 3d5, यहाँ पर 2 ही रहेगा। नेक्स्ट फर्दर 4s2 3d6, अब वहीं आप आगे बढ़ाते हैं। ये 4s2 3d7 4s2 3d8, फिर से यहाँ पर देखेंगे 4s2 3d9। और फिर वही बात मैं अभी बोला हूँ, फिर से वही बात बता रहा हूँ कि लास्ट में कभी भी d4 और d9 नहीं रहता है। जब भी आप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लास्ट में d4 और d9 नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो वो हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज 1 and 10, और जब यहाँ पर आएंगे तो यही हो जाता है 4s2 3d10, ठीक। तो डिफरेंस 3d10 दोनों में है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है 4s के साथ। 3d5 दोनों में है, लेकिन 1 and 2 है यहाँ पर 4s के साथ में। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ऐसा किया जाता है, ठीक। तो ये तो हुआ 3d तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इन तत्वों को, किन तत्वों को, स्कैंडियम से लेकर जिंक तत्व, ये जनरल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को 3d क्यों बोलते हैं हम लोग। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जो एलिमेंट्स हैं वो 3d के क्यों कहे जाते हैं। जैसे कॉमन कोई आपसे पूछ ले भाई Mn जो है वो कौन सी संक्रमण श्रेणी का तत्व है, अब आप कैसे बताओगे Mn। तो पता है क्या करना, कुछ मत करो, उस एलिमेंट को उठाओ, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो। देखो आपने Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ मिला 3d में मिला। किस में मिला 3d में मिला, तो एलिमेंट हो जाएगा कौन सी श्रेणी का 3d सीरीज का, ठीक है। तो यही परिभाषा आप सब में देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में मिल रहा है 3d में मिल रहा है, इसलिए 3d सीरीज के हो गए। ऐसे ही 4d में मिलेगा तो 4d का, 5d में मिलेगा तो 5d का। एलिमेंट कहाँ का है कहाँ का नहीं है उसकी पोजीशन निकालते हैं कैसे हम लोग, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। पॉइंट इज क्लियर और नॉट, याद रहेगा ना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि आपको जब भी पूछा जाएगा कि तत्व कहाँ से आया है तो उसका केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात। इसके बाद जो हम लोगों को एक और टॉपिक कंटिन्यूसली पढ़ना है, वो टॉपिक आपको दूसरा मिलता है परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की बात हमें अभी यहाँ पर करनी होगी। जल्दी से देख लेते हैं और टॉपिक और आज की क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की बात करनी है, इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, पूछा भी जाता है अलग से। अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन के साथ में ही था ये परमाणु त्रिज्या। डी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या है, और तो कॉमन सी बात एक बता दे रहा हूँ, जो भी डी ब्लॉक के तत्वों में, हालांकि आपसे केवल 3D की बात की गई है कि 3D तत्वों की त्रिज्या बताइए, लेकिन मैं आपको डी ब्लॉक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगी बेटा, पॉइंट केवल इतना है, आपसे जो कहा जाएगा, जो आपको बताया जाएगा वो पॉइंट बहुत छोटा सा है। केवल ये कहा जाता है कि ये जो तत्व होते हैं इनकी परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक से
छोटी होती है लेकिन पी ब्लॉक से बड़ी होती है, एस से छोटी लेकिन पी से बड़ी। अब ये आपको खुद समझना है, ये क्या एस और क्या पी। ठीक, तो परमाणु त्रिज्या की हम लोग बात कर रहे हैं। परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक से छोटी होगी और पी ब्लॉक तत्वों से बड़ी होती है। ठीक, ये बात आप जैसे कंपैरेटिवली आपको ऐसे बोल दिया गया कि भाई आपके पास एक तत्व स्कैंडियम है, एक तत्व आपका सोडियम है और एक तत्व है आपके पास में चलिए पी है तो पी में हम लोग नाइट्रोजन ले रहे हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें आपसे कहेंगे कि इनमें सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी है, तो Na सोडियम की सबसे बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही आपसे बोलेंगे नाइट्रोजन के लिए वो सबसे छोटी हो जाएगी। पी ब्लॉक कंपैरेटिवली बात बताएगी, वो बात आपको ध्यान रखनी है पीडीएफ में, है ना। तो एसपीडीएफ में सबसे बड़ी किसकी, एस की। ठीक, ओके। रीज़न क्या है कारण, क्यों और कैसे होता है। हम लोग क्योंकि 3D की बात करनी, तो चलिए 3D की बात करते हैं, अपनी एक सीरीज की बात करते हैं। अब वर्ग के अनुसार चलेंगे। वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, कुछ भी आप बोलें, बढ़ती है। ये पॉइंट जरूरी है। जैसे जैसे किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे, ग्रुप वाइज एलिमेंट आपको दिए गए हैं, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक ग्रुप में ही है। तो वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे चलते हो तो इनकी परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं, वो चेंजेस आपको ध्यान भी रखने हैं। क्या, इसी सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्कैंडियम से Cr तक परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक। फिर Cr से CO तक स्थिर हो जाती है और फिर इसके बाद में Cu और Zn, ये जो आपको एलिमेंट मिल रहे हैं, उनकी बढ़ती हुई परमाणु त्रिज्या दिखाई पड़ती है। Ni से Zn तक यही परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक, तो ये पॉइंट है किनके लिए, परमाणु त्रिज्या के लिए या फिर आयनिक त्रिज्या के लिए भी आपको ये बात लिखनी होती है। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक की ये जो परमाणु त्रिज्या है वो घट रही होगी, लेकिन क्रोमियम से कोबाल्ट तक ये स्थिर रहती है। और लास्ट के जो एलिमेंट हैं Ni की भी कंपेरेटिवली उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन कॉपर और जिंक कंपेरेटिवली सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस अपने रखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी बात आती है कि भैया कारण क्या है इसका, ऐसा क्यों होता है इनमें। परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जा रहा है। उसका बहुत ही बेसिक सा छोटा सा पॉइंट है, आंसर है, वो है नाभिकीय आवेश के कारण। प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान के कारण ऐसा होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता जाता है और धीरे धीरे वो त्रिज्या बड़ी होती जाती है। बस केवल और केवल आपको ये पॉइंट याद रखना है। जैसे ये वाला जो पॉइंट था ना, इसका रीजन क्या है, तो वो रीजन है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान। अब यहाँ पर ये जो बीच में थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गई है, फिर से बढ़ने लगी, वो क्या रीजन रहा है, उसका रीजन परिरक्षण प्रभाव होता है। ठीक है ना। तो फिलहाल आपके लिए यहाँ पर इस पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, कहाँ लिख दूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। रीजन है, कारण आपको बता रहा हूँ। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण होता है ऐसा। ठीक है, फिर से सुनिएगा। परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या आपको हेडिंग लिखनी है और उसमें लिखना क्या है, तो आप सबसे पहले तो यही लिखते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं, उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो एस ब्लॉक से होती हैं छोटी, लेकिन कंपेरेटिवली पी ब्लॉक से होती हैं वो बड़ी। एक तो पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप तुरंत ही लिखेंगे, उसी में बताएंगे इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता जाता है। क्या रीजन है उसका, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। ठीक है, रीजन भी आपको बताना होगा। ऊपर से नीचे चलने पर किसी वर्ग में उसकी परमाणु त्रिज्या का मान या आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता जाता है। ठीक है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान के कारण ऐसा होता है। फिर आपको तुरंत बताना होगा वहीं पर ये पॉइंट कि स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक इनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है, लेकिन कोबाल्ट तक जाकर के हो जाती है स्थिर। फिर उसके बाद निकल से लेकर के Zn तक आप जब देखते हो तो ये परमाणु त्रिज्या का मान फिर से बढ़ने लगता है। वो क्यों होता है, वो होता है परिरक्षण प्रभाव के कारण। ठीक, तो
ये तो हुई कुछ एक बातें। अब इसके बाद में आयनिक त्रिज्या के लिए कुछ एक पॉइंट स्पेशल हो जाता है। आयनिक त्रिज्या में आप यही सब चीजें लिखोगे, एक पॉइंट स्पेशल हो जाता है, पता है क्या वो पॉइंट भी आप देख ही लीजिए, साथ में सीख लीजिए उसको। इसको नोट डाउन आई वेस आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो सीख तो गए होंगे भाई, सबको आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, इधर वाला नोट करना ज़्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्योंकि सभी को आता है। देखें, सबसे स्पेशल पॉइंट बताने जा रहा हूं कि जो आयनिक त्रिज्या है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन अवस्था। तो जो आयनिक त्रिज्या है वो आयनिक त्रिज्या आपकी जो डिपेंड करती है, अब देखिए जैसे एक कॉमन सा पॉइंट है, वो बात आपको ध्यान रखनी होती है, 11th में भी क्वेश्चन मिलता था। यहाँ पर जैसे हम आपसे बोलते हैं कि स्कैंडियम और Fe+ में किसकी परमाणु त्रिज्या या किसकी आयनिक त्रिज्या बड़ी होगी छोटी होगी, आपसे साइज की बात करेंगे, किसका आकार बड़ा है किसका आकार छोटा है। तो ये हमेशा है, कोई भी धनायन है उसका आकार अपने मूल परमाणु से छोटा होता है, कोई भी धनायन है उसका आकार अपने मूल परमाणु से छोटा होता है, लेकिन कोई भी ऋणायन है उसका आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है। इसी केस में देखो स्कैंडियम और Fe+, स्कैंडियम आयन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो पॉइंट ऐसा है कि स्कैंडियम होता है बड़ा और स्कैंडियम आयन होता है छोटा। रीजन क्या है भैया, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नाभिक की आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगता है नाभिक, तो साइज सिकुड़ जाता है। ठीक, ये पॉइंट है आपका। तो इसका आकार बड़ा है इसका आकार छोटा है, एक तो ये बात हुई। अब यहीं पर दूसरी आपको बात करनी है, वो बात बहुत जरूरी है। अब आपसे पूछेंगे Fe+2 और Fe+3 इनमें किसका साइज बड़ा है किसका साइज छोटा है, ये बात आपसे कही जा रही है। तो देखो क्या कह रहे हैं ना, ये जो आयनिक त्रिज्या है इस आयनिक त्रिज्या का मान ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर कर रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर कर रहा है, और कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या छोटी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जस्ट ऑपोजिट चलेंगे। ठीक है, तो क्या बताना है, किसी भी आयन की त्रिज्या उसकी किसके, ऑक्सीकरण संख्या के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु ये ऑक्सीकरण संख्या का मान घटेगा, अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो उसका मान घटेगा। बस ऐसे ही इनमें कौन सा साइज है बड़ा और कौन सा साइज है छोटा, ये आपको बताना है। ठीक, इनका बढ़ता या घटता वो क्रम आपको लिखना है और वो बताना है। चलिए बताइए इसमें कौन है बड़ी, Fe+2 और Fe+3 में किसका साइज होगा ज्यादा। तो देखो क्या बताया, ऑक्सीकरण संख्या अगर ज्यादा है, अगर ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है तो साइज कैसा होगा, छोटा होगा। ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है तो साइज कैसा होगा, छोटा होगा। कौन सी ज्यादा है, ये Fe+3 है ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो साइज छोटा होगा कब, जब ऑक्सीकरण संख्या होगी ज्यादा। तो भैया क्या साइज हो जाएगा, इसका होगा छोटा और इसका हो जाएगा बड़ा, इसलिए साइन लगेगा लाइक दिस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक, सो आई विश आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसे ही आपको सीखना होता है इन सारी चीजों को। तो चलिए पढ़ते रहेंगे, और यहाँ भी आपको वही सारी चीज़ें एग्जैक्टली पूरी की पूरी वही लिखनी होंगी जैसे कि आपको पूरा बताया गया था, जितना आपने वहाँ पर लिखा हुआ था। परमाणु त्रिज्या के लिए अगर केवल आयनिक त्रिज्या पूछी जाती है तो सारी लैंग्वेज वही लिखना, बस परमाणु की जगह पर आयनिक त्रिज्या करना। देखो परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या लिखा गया है, ठीक, लेकिन जब क्वेश्चन में केवल आयनिक त्रिज्या पूछेगा आप एज इट इज लैंग्वेज लिखिएगा, बस परमाणु त्रिज्या हटा के क्या रखेंगे, केवल आयनिक त्रिज्या रखेंगे। हाँ, आयनिक त्रिज्या में ये एक केस एक्स्ट्रा हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या के साथ भी अगर आप इसको लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, गलत ही नहीं होना, क्योंकि आपने तो ज़्यादा बताया हुआ है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर का रिमेन पोर्शन कंप्लीट करेंगे। कोशिश है कि अगले 2 वीडियो लेक्चर में ही आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू, ध्यान से पढ़ते रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद सैनी, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। लेट्स स्टार्ट टू लर्न केमिस्ट्री। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों का चैप्टर चल रहा है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन, इसमें हम लोगों ने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ जाना है। जैसे कि आपने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं संक्रमण तत्व, कहाँ रखा गया है उन्हें, क्या है उनकी पोजीशन और क्या है उनका वर्गीकरण, कैसे उनको क्लासिफाइड किया गया है, क्या है कुल तत्वों की संख्या। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल चुका था। संक्रमण तत्व के क्या कुछ स्पेसिफिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रमुख लक्षण
क्या होते हैं वो लक्षण आपने पढ़े हुए थे। और फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन की जब बात आई थी, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपका चल भी रहा है, रनिंग क्वेश्चन है आपका, कि प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमको बताना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, कुछ एक खास प्रॉपर्टीज के बारे में, जिनमें आपने एक पहला प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में। आज वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यूअस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप देख चुके हो, परमाणु त्रिज्या आप पढ़ चुके हो। तो इन चीजों के बाद में आज आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाली वो दूसरा पॉइंट था, परिवर्ती संयोजकता। तो चलिए परिवर्ती संयोजकता की बात करनी है। वेलकम टू SGUI ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला टॉपिक आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका परिवर्ती संयोजकता। क्या होता है परिवर्ती संयोजकता, इसके बारे में जानेंगे। या फिर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था में अंतर केवल इतना सा पहले तो आप समझ लें। यहाँ पर मैंने अवस्था यूज किया है, शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो संख्या मतलब जस्ट अ नंबर। ऑक्सीकरण संख्या कोई एक विशेष संख्या की बात कर रहे होंगे, किसी एक विशेष चार्ज की बात कर रहे होंगे, बिकॉज ऑफ द चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। दैट मीन ऑक्सीकरण संख्या की आपको परिभाषा भी ये बताई जाती है, किसी तत्व पर, परमाणु पर, आयन पर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं, यहाँ पर बात करनी है अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था, बहुत सारे स्पेसिफिक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आप देखते हो कि कभी +2 चार्ज मिलता है, कभी +3 चार्ज मिलता है, कभी +1 मिलता है, तो कभी +2 मिलता है, कभी +4 भी मिल रहा है। मतलब वेरियस टाइप ऑफ, एक ही तत्व पर अलग अलग चार्जेस आपको दिखाई पड़ते हैं। मतलब वो चीज अलग अलग अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे पानी की आप बात करते हो तो वाटर आपको ठोस अवस्था में मिलता है, बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में मिलता है, वो तो लिक्विड सभी को पता है। और एयर में भी आपको मिल जाता है ना, भाप के रूप में भी मिलता है, वो आपका जो होता है वो आपका गैसेस फॉर्म हो गया। तो जल की एक साथ आपको 3 अवस्थाएं मिल रही हैं। ऐसे ही आयरन की आपको 2 अवस्थाएं मिलती हैं, +2 और +3, फेरस और फेरिक। एग्जैक्टली वही बात है ऑक्सीकरण अवस्था। अवस्था का मतलब ये है कि एलिमेंट की एक से ज्यादा अवस्थाएं होती हैं, बहुत सारे चार्जेस शो करता है, वही तो परिवर्ती है। वो क्यों ऐसा है वहां से स्टार्ट करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या से आप क्या समझते हैं, परिवर्ती संयोजकता से आप क्या समझते हैं, क्यों डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो परिवर्ती संयोजकता है क्या, या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है क्या। तो परिभाषा आप डायरेक्ट लिखेंगे कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के डी ब्लॉक तत्व, या डायरेक्ट बोलिएगा कि डी ब्लॉक तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसे परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। ऐसे ही डी ब्लॉक के तत्व एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं, इसे उनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्या इसका रीजन है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको उसका एक बहुत छोटा सा जो बेसिक रीजन बताया जा रहा है वो केवल इतना बताया जा रहा है कि आप कोई भी एलिमेंट देखिएगा, उस एलिमेंट में सबसे उसके बाह्यतम कोश की जब बात करते हैं वो आपका होता है NS, और उसके बाद एक इंटरनल कोश की बात करिएगा जिसमें आपको D मिलता है, वो होता है N-1 D उपकोश। 2 उपकोश आपके पास हैं, ये सबसे बाह्यतम कोश है, और ये उससे थोड़े का पहले वाला यानी कि आंतरिक बाह्यतम कोश है। आंतरिक बाह्यतम, तो 2 कोशों की बात कर रहे हैं आप जब, तो अब आपसे केवल इतना कहा जा रहा है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होते हैं। भाई यहाँ पर तो S में 1 और 2 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। D जब आप देखते हो तो D में 1 से लेकर 10 तक 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं यहाँ पर। अब पॉइंट केवल इतना है, होता है जो एक्चुअल वो केवल है ये बात कि ये जो 2 बाह्यतम उपकोश होते हैं इनकी ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, ऊर्जाओं में निम्न अंतर। ठीक है, तो डी ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश NS तथा N-D में बहुत ही कम ऊर्जा अंतर होता है। फलस्वरूप इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से निकल करके इधर उधर यूज होते रहते हैं। दैट मीन दोनों ही उपकोशों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और यही बात है कि अब जब दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो यही बात है कि अब देखो संयोजकता की जैसे आप बात करते हो, संयोजकता क्या होता है,
तो संयोजकता का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, स्पेसिफिक जो सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन, उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही उसकी संयोजकता हो जाती है ना। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और क्योंकि वो बंध बनाने में सक्षम होते हैं इसलिए वो संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उसको संयोजकता कहते हैं। संयोजकता संयोजन की क्षमता, बंध बनाने में प्रयुक्त हो रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन की वजह से संयोजकता होती है। पहले तो ये बात हुई। अब आपसे ये कहा जा रहा है ये परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसलिए प्रदर्शित करते हैं बेटा क्योंकि इन दोनों बाह्यतम कोश की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। अब जब बहुत कम अंतर होता है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन N के भी और N-D के भी, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, अतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कभी इसका इलेक्ट्रॉन अपनी संयोजकता से इलेक्ट्रॉन बंध बना लेता है, कभी इनके इलेक्ट्रॉन अपनी संयोजकता से बंध बना लेते हैं। यही केस होता है ऑक्सीकरण अवस्था में भी। सेम लैंग्वेज लिखनी है आपको क्योंकि दोनों ही तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, अतः परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। भाई देखो होता, अब ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या मैंने पहले बताया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द पर्टिकुलर आयन। यहाँ पर भी बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जिसने अपना, कभी इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया कभी इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, दोनों में से जिसका भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो वो अलग अलग आयन बना रहा होगा। बस इसीलिए अब देखिए सिंगल सा सेंटेंस है, आपको लिखना क्या है, समझाने में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, आपको डायरेक्ट सेंटेंस जो लिखना है वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड भी करा दूंगा, लेकिन अभी भी सुन लो क्या है परिवर्ती संयोजकता से आप क्या समझते हैं। मैं परिवर्ती संयोजकता बताऊंगा, ऑक्सीकरण संख्या वही रहेगा, पर संयोजकता हटा देना। देखो आप बताओगे कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश NS तथा N-1D उपकोशों में बहुत कम ऊर्जा अंतर होता है, फलस्वरूप दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, अतः ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरीके से जब आप बोलेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के लिए तो बस परिवर्ती संयोजकता हटा करके दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स व्हाई दिस वाज द ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, इस वजह से ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको बोलनी होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना भी एग्जैक्टली रहता है। तो ये तो अभी जो आपने बात की है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था की और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या की, ये एक कॉमन सा पॉइंट था। एक जो बात आपको ध्यान रखनी है काम की बात में, वो काम की बात में आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व में Zn एक ऐसा तत्व है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था स्टेट बोलते हैं नहीं शो करेगा, या फिर परिवर्ती संयोजकता नहीं शो करता है। तो जो जिंक है आपका वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर रहा है परिवर्ती। अब कुछ एलिमेंट जो प्रदर्शित कर रहे हैं वो आप देखेंगे, प्रथम श्रेणी का संक्रमण तत्व है उनके लिए सीरीज आपको बताई जा रही है। इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात की जाती है, हम लोग बात करते हैं। तो ये जो आपको एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज के बारे में बताया हुआ है, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये इस तरीके से आपको चार्जेस दिखाई पड़ रहे हैं +2 +3 के साथ में, ठीक है। तो ये आपको चार्जेस मिलते हैं, ये जनरल सा पॉइंट है आपका। स्कैंडियम में, टाइटेनियम में, वैनेडियम में, क्रोमियम में और मैग्नीज के लिए आपको ये चार्जेस बताए जा रहे हैं। तो ये एक टेबल जस्ट आपको ऐसे टेबल बनाना होगा, डेफिनेशन लिखना है और आपको ये टेबल बना करके दे देना है जब आपको नोट्स बनाना होता है उसमें, तो केवल इतना आपको लिखना होगा, ठीक है।
चलिए तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है आपको अभी पढ़ना है वो तत्वों के चुंबकीय गुण के बारे में बात करनी होती है। चुंबकीय गुण ये तत्व क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। और ऐसे ही एक और आपका स्पेसिफिक सा पॉइंट है जो आपको पढ़ने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रंगीन यौगिक बनाने वाला पॉइंट, कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। रंगीन यौगिक की बात करनी है तो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं ये तत्व। हेडिंग है आपकी रंगीन यौगिक, या कई बार लिखा हुआ मिल जाता है सॉल्ट तो ये तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं। जब पॉइंट आपके सामने आता है तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो तत्व हैं वो विलयन अवस्था में ही रंगीन लवण और रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। बहुत अंडरलाइन पॉइंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि कब ये यौगिक बनाते हैं, तो विलयन अवस्था में। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। कब करते हैं, विलयन अवस्था में करते हैं। और फिर वहीं पे ही आपसे पूछ लिया जाता है उसका कारण क्या है। कारण भी सुनिएगा, ये मैंने लिख दिया, कब करते हैं, विलयन अवस्था में। कारण आ रहा है अब आपको, इसका कारण क्या है। तो चलिए कारण की बात आती है तो कारण भी आप पढ़ लेंगे। कारण बोल रहे हैं अपूर्ण डी कक्षक। क्या कारण है, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिकों का, रंगीन लवण का निर्माण करते हैं। कहाँ करते हैं, विलयन अवस्था में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें अपूर्ण डी कक्षक होते हैं। पॉइंट इज क्लियर, इनमें अपूर्ण डी कक्षक होते हैं। अब जब कलर की बात आती है तो कलर की बात ये आती है कि भाई आपको जो कलर दिखाई पड़ते हैं वो क्यों दिखाई पड़ते हैं, उसका रीजन क्या है। तो रीजन एक्चुअली ऐसा रहता है, बड़ा बेसिक जो रीजन का पॉइंट आता है कलर दिखाई पड़ने का, वो आपसे ऐसे बताया जाता है कि होता एक्चुअली ये है कि हमें कोई भी कलर दिखाई पड़ता है वो केवल और केवल दिखाई पड़ता है कि ये जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट, जो सनलाइट की आप बात करते हो, व्हाइट लाइट में जो कलर होते हैं वो सबको पता है 7 कलर होते हैं। विबग्योर के हिसाब से उन्हें अरेंज किया जाता है, विबग्योर है ना, बैनी आहा पिनाला करके। तो विबग्योर के हिसाब से आपको कलर मिलते हैं वो किसमें, श्वेत प्रकाश में। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, विबग्योर का उनका ऑर्डर होता है। और उस ऑर्डर के बिहाफ पे आपसे कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु, अब देखिए कलर दिखाई पड़ने का सबसे बड़ा जो रीजन यहाँ पर दूंगा वो रीजन एक्चुअली यही रहता है कि होता ये है कि व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करना है और एब्जॉर्ब के बाद में उसका परावर्तन होता है कलर का। जो कलर का परावर्तन होता है वो कलर में दिखाई पड़ता है। एक्चुअली ऐसा रहता है, इन रियलिटी ये होता है कि जितनी भी वस्तुएं हमें कलर दिखाई पड़ती हैं वो व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और उनका जो पूरक तरंग दैर्घ्य वाला होता है वो कलर हमें दिखाई पड़ता है। अब ये पूरक तरंग दैर्घ्य क्या है वो टेबल आपको अलग अलग बना करके दिया जाएगा, उसके बिहाफ पे बताया जाएगा। फिजिक्स में भी आपको एग्जैक्टली यही वाला टॉपिक पढ़ने को मिलता है, वहां पर भी सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। यहाँ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे आपसे पूछा जाता है कि क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्या हो रहा है, तो उसका रीजन इंटरनली आपने बताया अपूर्ण डी कक्षक होते हैं, इस वजह से हमें कलर दिखाई पड़ता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, इन रियलिटी बेटा होता ये है कि भाई अपूर्ण कक्षक होते हैं। होता ये है अपूर्ण होने की वजह से कि जो आपके पास यौगिक है या जो आयन है उसमें ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसका कक्षक है अपूर्ण, तो उसके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से निकलकर उच्च ऊर्जा में जाते हैं। निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों से निकल के उच्च ऊर्जा के डी कक्षकों में जाते हैं और उसी बीच में, क्योंकि दोनों में ऊर्जाओं का अंतर होता है बहुत कम, तो डी से निकल के, निम्न ऊर्जा कक्षक से निकल के उच्च ऊर्जा कक्षक में जा रहा है। ठीक है ना, निम्न डी ऊर्जा से निकल के उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है और उसी बीच में लाइट का एब्जॉर्बेशन होता है। जो व्हाइट लाइट है, जो व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश है, उस श्वेत प्रकाश का होता है अवशोषण, और उस अवशोषण के साथ ही वहां पर आपको कुछ कलर दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं टेबल के बिहाफ पर। और ये जो एक बात आई अभी आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन निम्न
डी ऊर्जा स्तर से निकल के उच्च डी ऊर्जा स्तर में जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी संक्रमण। आगे आपको ये पॉइंट मिलने वाला है, अभी आपको ये स्पेशली थ्योरी मिलेगी कि डी संक्रमण से आप क्या समझते हैं, वहां पर इस टॉपिक को हम लोगों को फिर से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो डी संक्रमण की बात करेंगे। अच्छा, इन जनरल केस, बहुत ही जनरल, बिल्कुल एक लाइन में, क्यों बनाते हैं, अपूर्ण डी कक्षा के कारण, और जिसकी वजह से डी संक्रमण होता है। यौगिक में डी संक्रमण पाया जाता है, फलस्वरूप यौगिक हमें रंगीन दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो बात आपके सामने आ गई। सामने कह रहे हैं कि जो चलो देख लेते हैं हम लोग एक टेबल भी और उनका कलर। संक्रमण धातु, उनके बाह्यतम कोश का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उनका कलर क्या है, वो सारी चीजें आप देखेंगे। बाह्यतम कोश का विन्यास और उनका क्या कलर आएगा, वो कलर मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। आप लोग भी यही टेबल ऐसे बना लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। चलिए भाई देखते हैं। संक्रमण धातु या आयन लिखा हुआ आपको मिलेगा यहाँ पे, मेटल आयन, ठीक, आयन लिखा हुआ है। ये क्या क्या यहाँ पर चीजें मिलने वाली हैं, स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम के बाद में आपको मैंगनीज मिलता है। मैंगनीज में आपको बहुत सारे आयन मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है वो Mn+2 ही होता है। जैसे आपको Fe में दोनों यूज मिलते हैं, +2 भी मिलता है, +3 भी मिलता है, फेरस वाला कंपाउंड भी मिल रहा है, फेरिक वाला कंपाउंड भी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। ऐसे ही आपके एक और दिखता है कॉपर का, कॉपर में +2 भी मिलता है और +1 भी मिलता है, दोनों ही मिलते हैं आपको, है ना। कॉपर के साथ भी सेम थिंग चलता है आपको। और तो ऐसे ही आपको कलर की बात बताई जा रही है। अब जैसे आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद में देखोगे लास्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन, जब आप विन्यास कर दोगे Sc+3 का तो 3d 0 आ जाएगा। Mn+2 का करेंगे तो ये 3d 5 आ जाएगा। Fe+2 का करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा 3d 6 आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका करिएगा तो इसमें आपको फिर 3d 5 मिलेगा, एक और इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 6 था ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा। वैसे ही आप देखेंगे जब आप Cu+ का करेंगे तो आपको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना वहाँ से, तो 10 मिलता है और यहाँ पर 3d 9 मिलता है। इसका कलर की आप बात करिएगा तो ये तो हो गया रंगहीन। दूसरा आपको ऐसे ही मिलता है लाइट पिंक कलर, हल्का गुलाबी, नेक्स्ट ऐसे ही आपको जब मिलता है Fe+2 और Fe+3 की आप बात कर लेंगे तो उसमें हरा मिलेगा कलर, पीला मिलेगा। और नेक्स्ट ऐसे ही आपको जब 3d10 आप जब देख रहे हैं तो 3d10 में आपको कलर की अगर बात करिएगा ना तो 3d10 का कलर एक्चुअली रंगहीन होता है। अभी आप याद करेंगे, मैंने आपको बताया भी, नहीं बताया तो भी बता दे रहा हूँ। ये कलर तो बड़ा पॉपुलर था, 9th में क्वेश्चन भी यहाँ से मिलता था, ब्लू कलर होता है Cu+ का। तो एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि मैं टिक किया हूँ क्योंकि नोटिस करने वाली चीज़ है। क्या? 0, 10 कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना है, 3d 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके पीछे वाली जो ऑर्बिटल वो कंप्लीटली फिल है, पूरी भरी हुई है। जैसे 3d10 पूरा भरा हुआ, d में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पूरे भरे हुए हैं। तो जब कक्षक अगर आपकी अपूर्ण है, देखो लिखा था, कारण क्या है रंगीन यौगिक बनाने का? अपूर्ण। अगर कक्षक अपूर्ण है तो उस केस में कलर आपको मिलेंगे हल्का गुलाबी, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बाकी है, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बाकी है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बाकी, 2 कलर आ रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन, 1 बाकी, तो कलर आ रहा है। यहाँ पर देखो पूरा भरा हुआ है, खाली है, वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं करनी। यहाँ पर देखिए आप कंप्लीट है। तो अगर आपका वो कक्षक अपूर्ण नहीं है, पूरित है, पूरा भरा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर कलर आपको मिलेगा रंगहीन, कोई भी व्हाइट लाइट का एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, दैट्स वाई वहाँ पर कलर आपको मिलेगा रंगहीन। लेकिन जब
कक्षक अपूर्ण होती हैं, तो अपूर्ण कक्षक होने के कारण उन कक्षकों की ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने एनर्जी के हिसाब से अपनी ऊर्जा के बराबर वाले या अपनी ऊर्जा वाले किसी श्वेत प्रकाश के कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। जो कलर है ना अलग अलग, उनकी सबकी तरंग दैर्घ्य होती हैं बिल्कुल फिक्स्ड, बिल्कुल निश्चित, तो वो उस तरंग दैर्घ्य को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनका जो पूरक कलर होता है वो हमें दिखाई पड़ने लगता है। अब पूरक कलर की जो बात कर रहे हैं वो यही हो रहा है कि Mn+2 ने एक वाइट लाइट को एब्जॉर्ब किया और हमें कौन सा दिखाई पड़ रहा है कलर, हल्का गुलाबी। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का रीजन केवल यही कि यहाँ से आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन भरा है या नहीं भरा है, पूरित है या अर्धपूरित है। तो फिर से सुन लो, अगर कोई कक्षा पूरी भरी हुई है तो पूरित है मतलब पूरी भरी हुई है, तो फिर आपको कलर मिलेगा रंगहीन। लेकिन अगर अपूरित है, भले वो अर्धपूरित हो, अगर अपूर्ण है दैट मीन वहां पर आपको कलर मिलेगा, वो कलरफुल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, काम की बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अब इसी के बाद जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चलिए वो भी देख ले रहे हैं। काम की बात में अगर आप चाहो तो केवल आपको ये बात बताई जा रही है कि एक तो ये जिनमें डी कक्षक पूरे भरे होते हैं वो आपके लिए कैसे हो गए हैं, रंगहीन हो गए। दूसरा ये जो कारण है वो डी कक्षक के कारण है, अपूर्ण डी कक्षक। और इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से निकल के उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डी संक्रमण। तो डी संक्रमण के कारण ही आपको कलर भी दिखाई पड़ता है। डी संक्रमण के कारण श्वेत प्रकाश का होता है अवशोषण, और जिसके कारण आपको पूरा कलर मिलते हैं। तो ये तो आपके सामने हो गया एक पॉइंट, इसको जल्दी से कर लीजिए नोट। इसके बाद में अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी। ओके, तो चलिए इसको करते हैं रेस, देखते हैं कुछ नया टॉपिक, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे बोल भी चुका था कि अलग अलग स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। देखें भाई, नेक्स्ट इसके बाद में चुंबकीय लक्षण की बात करनी है। लक्षण या प्रकृति एक ही बात है। तो चुंबकीय प्रकृति कैसा है बाय नेचर वो आप देख ले रहे हैं। चुंबकीय प्रकृति की अगर आप बात करते हैं तो जनरल सा पॉइंट है आपके लिए कि चुंबकीय प्रकृति में चुंबकीय प्रकृति के आधार पर कोई भी तत्व, मैग्नेटिज्म में, वैसे तो मैग्नेटिज्म आपको पूरा टॉपिक फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है, बट डी ब्लॉक के केस में हम लोग एलिमेंट की जब बात करेंगे तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं ना, ये वाले तत्व 3 प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं, या तो वो अनुचुंबकीय होंगे, या तो वो प्रतिचुंबकीय होंगे, या तो वो फेरोचुंबकीय होते हैं। फेरो को मतलब लौह चुंबकीय कहा जाता है। तो चुंबकीय प्रकृति के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया एलिमेंट्स को। ठीक है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो अनुचुंबकीय की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल, अपने आप सभी लोगों को पता है, पैरामैग्नेटिक। दूसरा वाला कहा जाता है डायमैग्नेटिक, और लास्ट वाले को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो क्या होता है अनुचुंबकीय और क्या होता है प्रतिचुंबकीय? कब प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं, कब
अनुचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं? ये तो बहुत मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव में बहुत बारी पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, अनसॉल्व पेपर देखिएगा, बुक उठाकर देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं आपको। बताइए निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, बताइए निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, ये ऐसे आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बेटा छोटा सा पॉइंट है, देखो जरा इसको। क्या लिखा मैंने? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये आपको हमने लिख करके दे दिया है ना। तो चलो देखो पॉइंट बहुत ध्यान से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, ठीक है, मतलब हैं, अगर किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। अगर किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। बस बिल्कुल छोटा सा जो पॉइंट है वो केवल और केवल इतना ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो अनुचुंबकीय, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय। जैसे क्वेश्चन आता है Cu+ में और Cu+2 में, मैं लिख दूं यहीं पे एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे क्वेश्चन आया Cu+ तथा Cu+2 में कौन अनुचुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय, आपको बताना है। तो क्या करना होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? परमाणु क्रमांक 29। इसका जब आप विन्यास करोगे तो आप देखोगे क्या आएगा? कॉपर के लास्ट में आता है, आप अगर ध्यान हो आपको 4s1 3d10 कॉपर, वो Cu का होता है। Cu के लास्ट में क्या आएगा? 29 का। आप देखो पहले तो ये आएगा, फिर इसी को चेंज कर दिया जाता है इसको, तो फिर ये बन जाता है 110। ठीक, ये तो कॉपर का हुआ। अब आपको जब केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4s0 और साथ में 3d10। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। मतलब ये क्या आएगा? 4s0 और 3d9। बात समझ गए? 4s0 3d9, 4s0 3d10। अब भाई इसमें तो 0 0 है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब अब इलेक्ट्रॉन है नहीं आपके पास में तो उसको हम लेंगे भी क्यों? आपको केवल देखना है 3d9 और 3d10 को। देखो अच्छा सुनो, सीख गए यहीं से। d10, d में कक्षक 5 कक्षक हैं और सभी में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10। इट मीन इसके पास क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? नहीं, सब भरे हैं, सब भरे हैं। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर 9, एक बाकी है ना, एक बाकी, तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित वो होता है अनुचुंबकीय, जिसके पास नहीं होते हैं वो होता है प्रतिचुंबकीय। देख लिया, जान लिया, पहचान लिया या नहीं? अगर हाँ तो ये प्रैक्टिस करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, इनको आपको पूरा विन्यास करके देखना होगा। हमने तो यहाँ शॉर्ट में बता दिया, बट आप जब कर रहे हो तो पूरा विन्यास करके दिखाएंगे और ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाएंगे। उसके बाद अलग अलग लिख देना, पहचान जाओगे। ठीक, तो ये तो बात हुई अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अच्छा, परिभाषा की अगर आप जानना चाह रहे हो तो परिभाषा में भी ऐसा कुछ खास नहीं है। अनुचुंबकीय, अनु का मतलब होता है पीछे, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। अब आप ये मत लिखना कि पीछे पीछे जाते हैं, नहीं, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है, जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, चुंबक से प्रतिकर्षण रखते हैं, वो आपके कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक, और अचुंबकीय आता है जिनमें लक्षण ही नहीं पाया जाता है, बिल्कुल प्रॉपर्टी होती नहीं, वो अचुंबकीय। लेकिन अब आपको बात करनी है लौह चुंबकीय पदार्थों की। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो आप बताते हैं कि जैसे Fe है, आयरन है ना, उसको आप कोबाल्ट, Ni तत्वों के जो अनुचुंबकीय लक्षण वाले तत्व हैं उनके साथ अगर आप रख देते हो तो होता क्या है, उनमें भी थोड़ी बहुत देर के लिए वो लक्षण आ जाता है, चुंबकीय पदार्थ वाला लक्षण आ जाता है। पहले से नहीं है लेकिन उनमें आ गया, तो उसको हम लोग बोलने लगते हैं लौह चुंबकीय तत्व। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, आप लोगों ने कई बार देखा होगा वो पेचकस होता है, उस पेचकस में कई बार सिक्के चमक या कॉइन होते हैं, उन कॉइन को थोड़ी देर चुंबक के साथ रखो, चुंबक के साथ रखने के बाद में उसमें कॉइन टू कॉइन आप चिपका लीजिए। या फिर ऐसे ब्लेड होता है आपका ना, ब्लेड जानते हैं,
तो ब्लेड को आप थोड़ी देर मैग्नेट के साथ लगा दीजिए, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, फिर उसी ब्लेड में बहुत सारी ब्लेड आप जोड़ सकते हो। रीजन बिहाइंड दैट वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया है। पदार्थ ऐसे जो खुद अनुचुंबकीय हैं, दूसरे पदार्थ ऐसे जिनमें प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रतिचुंबकीय है या अचुंबकीय है, लेकिन आपने उसके साथ में रख दिया अगर, तो फिर उसमें चुंबक की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ। जनरल पॉइंट में अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपसे ऐसे भी कहा जाता है, बताया जाता है आपको, कहते हैं कि जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एनआई तत्वों में अनुचुंबकीय लक्षण अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होता है, इन्हें लौह चुंबकीय या फेरोचुंबकीय तत्व कहते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि उनमें प्रॉपर्टी चुंबक वाली ज्यादा है, दूसरे में प्रतिचुंबकीय लक्षण है, उनमें लक्षण थोड़े से ज्यादा हैं, वो अनुचुंबकीय है, उनके साथ में आप किसी दूसरे को रख दो तो उनमें भी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई कुछ एक जनरल से पॉइंट आप लोगों ने जो पढ़े अभी तक, ये सब चीजें मुझे लगा कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए कुछ और चीजें जान लेते हैं इसी के साथ में, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ये छोटा सा पॉइंट है, केवल आपका प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पहचानने के लिए आता है, जानने के लिए आता है, उसको लिख देना है। जल्दी कर लें। एक फार्मूला बताना है, वो फार्मूला आप जल्दी से नोट कर लें। छोटा सा पॉइंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड, हालांकि इसी पे ही आता है, तो वो आप जल्दी से नोट कर लो, मैं बता देता हूँ। टॉपिक है आपका चुंबकीय आघूर्ण म्यू ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट में n+2n, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो ये तो बात हुई फॉर्मूले की। म्यू यहाँ पर क्या है, म्यू है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण, मैं आपको पहले बताया हुआ है। तो चलो एक फॉर्मूला आपने देख लिया, तो न्यूमेरिकल भी जल्दी से देख ले रहे हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। अब अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी, सपोज थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यदि n बराबर 1, जैसे मिलता है आपको टाइटेनियम +3, ठीक, तो अब इसका आपको म्यू फाइंड करना है। म्यू से क्या फायदा होगा वो भी हम लोग जानेंगे। वैल्यू पुट करिएगा, हियर कम्स 1 + 2 × 1 दैट इज √3 आ रहा है आपका, और जब √3 की बात करिएगा तो आपका आ जाता है, ये हो जाएगा 1.732 नियर अबाउट समथिंग, और यूनिट यूज होती है BM, यूनिट यूज होगी BM, 1.732 आ गया एक वैल्यू। अब ऐसे ही आप अगला ट्राई करेंगे एक और, जैसे n बराबर 2 है, सपोज थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं, एक और देख रहे हैं, यहां पर देख लेते हैं, यदि n बराबर 2, फॉर एग्जाम्पल वेनेडियम +3, करके देख लेना। वेनेडियम +3 का Ti+3 का उनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकलेंगे, इतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये वैल्यू पुट अप करें, टू + 2 × 2 आ जाएगा 4 × 2 दैट इज √8। आप इसको ये भी लिख सकते हो 2√2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 बाहर चला जाएगा, है ना। सो वैल्यू की बात करिएगा तो आपको मिलता है
2.82 bm। अब ये bm क्या है? तो bm यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। और एक बात आपसे कही जा रही है, इसको हम लोग बोलते क्या हैं? तो इसको कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन। बीएम को बोहर मैग्नेटॉन कहा जाता है। ये होता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। और बहुत खास बात आपको बताएंगे कि किसी आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान जितना ज़्यादा होता है वो आयन उतना ही ज़्यादा अनुचुंबकीय होता है। ये सबसे बड़ी बात है। देखो दो आयन आपके सामने, 1.732 आया, 2.82 बीएम आया। इन दोनों में कौन ज़्यादा अनुचुंबकीय वाला लक्षण रखता है? टाइटेनियम और वेनेडियम में किसका अनुचुंबकीय गुण अधिक होगा? आपको क्या करना है? आपको सीधे सीधे उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में आप उसका ये म्यू फाइंड कर लेंगे। म्यू फाइंड करने के साथ आपको पता चल जाएगा कि जिसका ज़्यादा है बीएम या म्यू, उसका ज़्यादा होगा अनुचुंबकीय लक्षण। इन शॉर्ट आपके समझने के लिए अगर मैं लिखूँ इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, काम की बात में नोट कर लीजिएगा। अनुचुंबकीय गुण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जिसमें जितना ज़्यादा लक्षण होगा, अनुचुंबकीय गुण होगा, उसका मतलब है कि उसमें उतना ही ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण होता है। या उल्टा ऐसे बोल सकते हो, जिसका जितना ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा उसमें उतना ही ज़्यादा अनुचुंबकीय लक्षण होता है। ये पॉइंट भी आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पूछा भी जाता है आपसे। आप इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। छोटा सा एक न्यूमेरिकल बेस्ड है। और इसके बाद में एक पॉइंट आपको और बता दे रहा हूँ, फिर आपका आज का क्लास ओवर करता हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए, आई विश कि आपने नोट कर लिया होगा। अब जो कुछ भी है, अगर नहीं भी नोट हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, उससे आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, चलिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। और लास्ट क्योंकि पॉइंट है आज का, जटिल या फिर संकुल यौगिकों का निर्माण। जटिल यौगिकों का निर्माण, संकुल यौगिकों का निर्माण। डी ब्लॉक के तत्व क्यों करते हैं संकुल यौगिकों का निर्माण? क्या है कारण, क्या है रीजन? ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं, तो आपको बहुत इजीली बताना होता है कि ये तत्व आसानी से संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसका जो कारण है वो कारण केवल इतना है क्योंकि इन तत्वों के बाह्यतम कोश में रिक्त डी उपकोष नहीं पाए जाते हैं, खाली डी उपकोष नहीं होते हैं इनके पास में। ठीक है, जिसकी वजह से ये तत्व आसानी से उपसहसंयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। खाली डी उपकोष नहीं है उनके पास में, है ना। तो जब आप देखेंगे यही पॉइंट आपको मिलेगा तो आपको ये बताया जा रहा है। चलिए, कारण हम आपको लिख करके यहाँ पर दे रहे हैं। ऐसा करते हैं, शॉर्ट में कारण लिख दे रहे हैं। कारण, ये यौगिक डी ब्लॉक के तत्व ये क्यों बना रहे हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों कर रहे हैं, तो उसका जो कारण है वो कारण यहाँ पर आपको लिख रहे हैं। तो पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। कारण है रिक्त डी उपकोष की उपस्थिति। ठीक, ये आप देखिए क्या बताया जा रहा है। अब यहां से याद रहेगा आपको कि
डी ब्लॉक के तत्व या कोई भी तत्व जो संकुल यौगिक बनाता है, डी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक में मिलता है, मोस्टली डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक के अलावा किसी की भी बात करिए आप कि डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक या संकुल आयन का निर्माण क्यों करते हैं, जटिल यौगिक क्यों बनाते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक क्यों बनाते हैं, कोई भी तत्व उपसहसंयोजी यौगिक क्यों बनाता है, कारण केवल इतना है क्योंकि इन तत्वों में रिक्त डी उपकोष पाए जाते हैं, इनके बाह्यतम कोष में खाली डी उपकोष मिलेंगे, इस वजह से ये ऐसा करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो एक एग्जांपल कैसे बन रहा है, क्रोमियम जो है वो बनाता है रिक्त डी उपकोष, बनाता है वो संकुल आयन, कैसे बनाता है देखो जरा, स्टार्ट करते हैं। 24 का विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये हो गया 4s1 3d5 तक आपका जो आपने विन्यास किया। अब इसके बाद में हमें जब कोई एक यौगिक का निर्माण करना है तो उसके लिए आपको एक आयन की जरूरत पड़ती है, वो डिपेंड करता है कि जो यौगिक होता है, जो भी आपको यौगिक दिया जाएगा उस यौगिक की आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है, उसी के बेहाव पर आप बनाते हैं। जैसे सपोज अभी हम लोग जो संकुल आयन बना रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको, अभी हम लोग जो संकुल आयन बना रहे हैं वो संकुल आयन हम लोग बना रहे हैं ये CrNH3 का होल 6 ट्रिपल पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये वाला जो संकुल आयन है, ये वाला जो जटिल आयन है, इस जटिल आयन का निर्माण हम लोग अभी करने वाले हैं। तो अब ये बात आप समझ लीजिए, जो भी आपको जटिल आयन बनाना है उस जटिल आयन में आप सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो +3 आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर +3 लिया हुआ है। तो आप +3 का आप विन्यास करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा 4s0 हो जाएगा, 2 यहाँ से निकलेंगे तो ये हो जाएगा 3d3 हो गया। इस तरीके से आपको मिल रहा है। अब आपको जो बनाना है वो उसके बाद आगे बनाना है, तो चलो जरा देख लेते हैं लास्ट बाह्यतम कोष में क्या क्या चीजें आपको मिल रही है, यहीं से बनाएंगे आप। ये आपका 3d ऑर्बिटल हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए 2 3, और इसके बाद आगे के ऑर्बिटल भी आपको यूज करने पड़ते हैं। जब आप संरचना बनाते हैं संकरण की जरूरत पड़ती है, तो संकरण में आपने पॉइंट सीखा होगा, ये 4s आपको लेना है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी, और आगे वाली कक्षा से आपको, क्योंकि कक्षक वहाँ भी खाली मिल रहे हैं, वहाँ से भी आप ऑर्बिटल यूज कर लेते हैं, वो आपको मिल रहा है 4p, इलेक्ट्रॉन उसमें भी नहीं तो लिख दिया 0 0। हमें यौगिक कौन सा बनाना है, ये वाला बनाना है। अब ये वाला संकुल आयन कैसे बना लेता है, क्रोमियम इसलिए बना लेता है क्योंकि इसके पास में खाली डी कक्षक है। क्रोमियम ये यौगिक कैसे बना रहा है, इसलिए बना रहा है क्योंकि इसके पास खाली डी कक्षक, देखो हैं खाली डी कक्षक, इसीलिए यहां पर बनता है, ठीक। अब देखेंगे आप ऐसे लिखेंगे, एक लाइन लिखी जाती है, क्रोमियम आयन के द्वारा 6NH3 के लोन पेयर को ग्रहण करके संकुल आयन का निर्माण, अभी आगे इस टाइप के क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, सब चीजें सीख जाएंगे इसके अगले वाले चैप्टर में। तो संकुल आयन का निर्माण कैसे हो रहा है वो भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए देखें, फिर से आप यही सारी चीजें लिखें, मैं इधर से लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है। तीन है, ओके, यहाँ लिख देता हूँ, ये 3d ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल है, ये 2 खाली ऑर्बिटल है ना। NH3 कितने ऐड करने हैं आपको, 6 NH3 ऐड करने हैं। एक NH3 से 1 लोन पेयर मिलता है, 6 NH3 से 6 लोन पेयर मिलेंगे। लोन पेयर का मतलब लोन पेयर का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात करनी है ना, और आपको पता है कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और ऐसे ही आगे के आपके पूरे आपके 6 NH3 ऐसे जुड़ जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके जो हैं वो किसके हैं,
NH3 के हैं और यहीं से आपको संकरण भी मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन है NH3 के, आप चाहो तो लिख भी सकते हो NH3 के इलेक्ट्रॉन, और यहीं से आपको ये संकरण दिखाई पड़ रहा है। 2 d ऑर्बिटल यूज हुई हैं, इसलिए 2 आपका d ऑर्बिटल यूज हुआ है ना, इसलिए ये हो जाएगा d, यहाँ लिख दे रहा हूँ। संकरण कौन सा है वो आप कैसे निकालते हो, 2 d है तो D2 एक S है और 3 P है, D2sp3 संकरण। तो संकरण कौन सा मिल रहा है, D2sp3 यहाँ पर संकरण आपको मिल रहा है। अब इसमें D2sp3 संकरण क्यों है, उसका कारण क्या है, उसका रीजन भी आपको ये मैंने बता दिया, या मैंने लिख करके दिया हुआ है D2sp3 संकरण। ठीक है, चलिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर संकरण कौन सा आया बेटा, ये हम कैसे जानेंगे संकरण कौन सा आया है, तो जितने ऑर्बिटल यूज हुए वहीं से आप संकरण दिखा देते हैं ना। जो आप देखो, आप देख पाओगे, आपको समझ में आएगा कौन कौन सा आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर D के कितने ऑर्बिटल हैं, 1 और 2, ये 2 आपको NH3 वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, है ना। तो ये आप यहाँ पर देखिए 2 दिख रहे हैं ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, किसका, D का। 3D है ना, 3D में 1 2 3 5 कक्षक हैं, तो 2 किसके यूज हो रहे हैं, D के। एक किसका यूज हो रहा है, S का, और यहाँ पर आप देखिए बाकी 3 किसके ऑर्बिटल यूज हुए, P के। तो ये जब आप देख रहे हो कि 2 ऑर्बिटल D के, 1 ऑर्बिटल S का और 3 ऑर्बिटल P के यूज हो रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर संकरण मिलता है। मैं संकरण आपके लिए ऊपर लिख दे रहा हूँ इस स्पेस में। ठीक है, तो संकरण कौन सा आएगा, D के कितने, 2, फिर उसके बाद क्या था S, फिर उसके बाद क्या था 3, कितने थे 3, तो D2sp3 संकरण आएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद और भी जो चीज़ें वो मैं आपको सिखाता हूँ अगली क्लास में। ठीक, अभी के लिए केवल इतना ही। आज की क्लास ओवर हो रही है आपकी, और ऑलमोस्ट चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अगली क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक, अभी के लिए थैंक यू।